नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उपज लेने के लिए सामयिक प्रबंधन करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में भिंडी की फसल में सामयिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनावें जिससे जो आपकी भिंडी की फसल हो काफ़ी अच्छी हो, इस विषय में विस्तार से बता रहा है हमारा आज का वृत्त चित्र। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो देश के लगभग सभी भागों में उगाई जाती है। भिंडी ग्रीष्म व वर्षा काल दोनों ही ऋतुओं में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। मैदानी इलाकों में भिंडी की दो फसल व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद होती है। भिंडी एक नकदी फसल होने के कारण फसल की देखरेख एवं उसका प्रबंधन करना आवश्यक कार्य हो जाता है। वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए किसान भाइयों को जुलाई तक बुआई कर लेनी चाहिए। बुआई करते समय पौध से पौध एवं कतार से कतार की दूरी 60 × 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे सामयिक कार्य एवं फसल प्रबंधन करते समय कार्य आसानी पूर्वक हो सके और पौधों की बढ़वार भी भली प्रकार से हो। व्यावसायिक स्तर पर भिंडी की खेती करने के लिए उन्नत किस्मों की बीजों का चयन करना चाहिए जो अपने समयावधि में फल दे सके। वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए विभिन्न सस्य क्रियाओं के साथ फसल प्रबंधन करते रहना चाहिए। समय पर किए गए फसल प्रबंधन से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और उपज ज़्यादा मिलती है। बरसात की भिंडी है जिसमें जो है तमाम कीड़े लगते हैं। समय समय पर दवा छिड़कना और जो है फसल प्रबंधन का जो है भी कार्य करना। निराई गुड़ाई चूँकि जो है बरसात के दिन में घास जो है ज़्यादा लगती है, इसलिए अगर समय पर उसकी निराई गुड़ाई अगर न की जाए तो फसल जो है कीड़ों से नष्ट हो सकता है। अच्छे उत्पादन के लिए फसल प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। इसमें समय समय पर जो है अगर हम देखभाल न करें, फसल प्रबंधन न करें तो भिंडी की खेती जो है कीड़ों से नष्ट हो सकता है। भिंडी की फसल में बुआई के पश्चात जब पौधे बढ़वार ले रहे हों तब पौधों की बढ़वार के साथ कई प्रकार के खरपतवार एवं घास फूस भी बढ़ते रहते हैं। ये खरपतवार पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पौधों की बढ़वार को रोकते हैं, पौधों की खुराक वो खुद ले लेते हैं। रोग व कीट का दुष्प्रभाव भी इन खरपतवारों द्वारा होता है। इसलिए भिंडी के खेत में जब भी खरपतवार व घास फूस उगे उसे निराई कर खेत से बाहर कर देना चाहिए। भिंडी के खेत में मौसमी खरपतवार की समस्या बनी रहती है, इसलिए समय समय पर निराई करते रहना चाहिए। खेत की निराई से खेत साफ हो जाता है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। अंतः सस्य क्रियाओं के करने से पौधों पर खरपतवारों के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और पैदावार अच्छी ली जा सकती है। भिंडी की फसल में बुआई के 10 से 15 दिनों के बीच निराई के पश्चात गुड़ाई कर देनी चाहिए। गुड़ाई करके पौधों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। जब खेत में बीज हम बोईला ओकरे बाद ओकर निराई करीला, ओकरे 15 दिन बाद फिर ओकर गोड़ाई करके तब मट्टी उसको हम मट्टी लगाईला, मट्टी लगा के तब ओके हम फिर भराई करीला। उसके बाद ओकर निराई शुरू हो जाला। निराई कर से ओकर जन घास रहला ओमे खंजाट रहला, कूड़ा करकट वो सब से वो पौधा का तत्व नहीं ले पावत और उससे ओमे कीड़ा उड़ा नहीं लगता
और फसल अच्छा होला। बार बार ओकर हमने निराई करीला कि ओकर पौधा बढ़त जाए और ओमें अच्छा फसल हो। और कार्तिक महीना तक ओकर में निराई करत चल जाइला और फसल अच्छा हमेशा बनल रहला। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि गोबर की खाद के साथ साथ उर्वरकों का भी संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए। संस्तुत मात्रा में दिया गया खाद व उर्वरक पौधों के विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले से ही मिट्टी की उर्वरक की जांच किसान भाई जरूर करा लें। उर्वरक की एक मात्रा जिसमें डाई, पोटाश और सल्फर का छिड़काव बीच बीच में यानी बुआई के लगभग 30 दिनों के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। खाद उर्वरक में वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव भिंडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वर्मी कंपोस्ट से पौधों का विकास अच्छी तरह होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और फलों का बढ़वार भी अच्छा होता है। भिंडी का प्राकृतिक रंग व स्वाद बना रहता है। खेत तैयार करीला तब जो न पहले खाद डालीला गोबर गैस के खाद डालने के बाद जो न फिर ओके जुताई करीला। 2 जुताई कैले के बाद जो न फिर ओके थोड़ा सा डाई और थोड़ा पोटाश दे के और थोड़ा ट्राइकोडर्मा वगैरह दे देला कि जो न खेत में कभी ऊसड़ जो सूखा उखा रोग लगे ई न लगे। एकरे बाद जो न तब हम खेत तैयार करके तब भिंडी लगाए चालू करीला। जब भिंडी लगाईला तो भिंडी लगौले के जो न कम से कम 8 से 9 दिन बाद जो न 7 से 8 दिन बाद जो न फिर भिंडी जो न का पौधा उगेला। और जो न वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद 4 दिन बाद जो न डाई थोड़ा सा सल्फर देला कि जो न फसल के जो न कलर जो न भिंडी के कलर बनल है। और जो न भिंडी जब एके डलने के बाद जो न फिर जब भिंडी हमार फली निकलेला तो बहुत अच्छी फली निकलेला, हरा फली निकलेला। और जो न ओके जो न प्राकृतिक जो न स्वाद भी मिलेला ओकर। चूँकि वर्षा ऋतु का फसल हो, ये हमार भिंडी वर्षा ऋतु में चलेला। ये जो न कम से कम जो न आपके ये फसल जो न नवंबर महीना तक हम जा लाते। एक कारण से एके जो न अच्छी देखभाल करे के पड़ेला। भिंडी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में यदि बरसात होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खेत में नमी बनी रहती है। हाँ, बरसात के मौसम में यदि काफी लंबे समय तक बरसात ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। किसी भी फसल के लिए फसल सुरक्षा कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्षा ऋतु की फसल में रोग व कीट का प्रभाव कुछ ज्यादा ही देखा जाता है। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी, तना व फल छेदक कीट ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नीम ऑयल का पानी के साथ मिलाकर छिड़काव कर दिया जाए तो कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। नीम के जो न छिड़काव करीला कि कीटनाशक वगैरह न लगे, एमन कीट न लगे बदे नीम ऑयल का प्रयोग करीला। नीम ऑयल का प्रयोग कैले से ये रहला कि एमन कोनो
खराबी ना हो तो न रासायनिक कोनो प्रभाव पड़े न एकर कोनो दुष्प्रभाव पड़े, लेकिन हमके जो न फसल बहुत अच्छी मिलेला और हम जो न जाते मंडी में हमारे जो न फसल बिक जाला। भिंडी की फसल में गुरचा रोग का दुष्प्रभाव भी देखा जाता है, जिससे पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। इस संक्रमण से पौधे व फल का आकार छोटा हो जाता है। भिंडी के खेत में रोग व कीट का प्रकोप दिखते ही उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। भिंडी की फलों की तुड़ाई नरम अवस्था में करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई फूल खिलने के 4 से 6 दिन के भीतर करनी चाहिए। देर से तुड़ाई करने पर फलों में रेशे की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका बाजार भाव कम मिलता है। खेत में भिंडी के फलों की तुड़ाई सुबह एवं शाम 3 से 4 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। फलों की यह तुड़ाई बुआई के लगभग 40 दिनों के बाद से शुरू होकर पूरे वर्षा ऋतु तक की जा सकती है। 1 महीना 1.5 महीना के जब हो जाला हमने का पेड़, तब एमे फरा लगला। जब फरा लगला बढ़ा लगला एक अखे, तब हमने तोड़ लगिला। छोटा छोटा हमने बीन बीन के तोड़ल करीला। देख के ज़्यादा रहला तो आधा आधा करके, आधा इधर आधा उधर तोड़ल करीला। बढ़िया बढ़िया देख के फल की हाँ ये छोटा छोटा हो, ज़्यादा बिक्री हुई, अच्छा दाम मिली हमने के। उचित देखरेख, उन्नतशील किस्म, खाद एवं उर्वरकों के संस्तुत मात्रा के प्रयोग से भिंडी की फसल अच्छी रहती है। पौधे स्वस्थ रहते हैं और पैदावार ज़्यादा मिलता है। किसान भाइयों, उर्वरक एक महत्वपूर्ण और महंगा इनपुट है। ऐसे में धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें, जिससे जो धान की फसल हो काफ़ी अच्छी हो, इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार मीना। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे किसान भाई धान की रोपाई कर रहे हैं, तो ऐसे में उर्वरकों का प्रबंधन वो किस तरह से करें जिससे कि जो धान के हमारे पौधे हैं उर्वरकों का समुचित जो है वो सदुपयोग कर लें। किसान भाइयों को नमस्कार। इस समय किसान भाई धान की नर्सरी लगा रहे हैं, कुछ ट्रांसप्लांटिंग कर चुके हैं, कुछ भाई कर रहे हैं। तो इसके लिए जो खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करना होता है वो मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाता है। लेकिन एक जनरल जो सामान्य रिकमेंडेशन जो होती है, संस्तुति होती है, वो एक बौनी जातियों में, बौनी जो प्रजाति होते हैं धान की, उनमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। तथा देसी जातियों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। मतलब हाइब्रिड के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिड जो संकर जातियाँ होती हैं उनके लिए जो सामान्य जातियाँ हैं उनसे अधिक मात्रा में जो उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 130 से 140 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तथा 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है और 40 से 50 किलोग्राम पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। अब इन उर्वरकों को किस समय कैसे धान की फसल में दिया जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जो ज़मीन में लीचिंग के थ्रू या गैस के फॉर्म में नुकसान होता है। जैसे यूरिया को हम शुरुआत में एक बार में नहीं देते हैं, बल्कि उसको आधी मात्रा बुआई के समय या रोपाई के समय डालते हैं। तथा फास्फोरस और पोटेशियम तथा एक महत्वपूर्ण उर्वरक जो धान की फसल के लिए ज़रूरत है वो है जिंक सल्फेट। ये एक साथ मिट्टी में मिला दिया जाता है रोपाई के समय में।
लेकिन यूरिया को हम आधे भाग को रोपाई के समय तथा आधे भाग को 2 भागों में बांटकर रोपाई के 20-25 दिन बाद आधा भाग तथा जो बचा हुआ आधा भाग है वो रोपाई के 50 से 60 दिन बाद उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं, दे देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने जिंक सल्फेट की बात की, तो जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा वो रखें? जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालना चाहिए किसान भाइयों को। मतलब ये अगर रोपाई के समय डाल दें तो ज़्यादा कारगर होता है। रोपाई के समय डालते हैं ज़मीन में तो वो ज़्यादा कारगर होता है। अगर किसान भाई किसी कारणवश भूल जाते हैं डालना है, कोई परिस्थिति होती है, तो इसको खड़ी फसल में भी बाद में 500 ग्राम जिंक सल्फेट तथा उसके साथ 2 किलोग्राम यूरिया प्रति 100 लीटर में घोल के फसल में 15-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे जिंक सल्फेट की कमी से जो धान की फसल में रोग उत्पन्न होता है, जिससे कि एक रोग उत्पन्न होता है खैरा रोग, जिससे धान की पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं तथा कुछ समय बाद पूरा ही धान का पौधा मर जाता है। मतलब ज़्यादा अच्छा होगा कि वो धान की जो रोपाई कर रहे हैं तो उस समय डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, रोपाई के समय अगर डालते हैं तो वो सबसे लाभदायक रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें इस विषय में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इस मौसम में कीट पतंगों का लगने का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में गन्ने की फसल में इस समय कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं उदयप्रताप शासकीय महाविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह। डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनके लक्षण क्या है, या हमारे किसान भाई इसको पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन आपने किया है। आजकल के लिए गन्ना एक अच्छी फसल हो सकती है और गन्ने के किसान बहुत परेशान रहते हैं, उसमें कीटों का बहुत सारा प्रकोप होता है। क्योंकि जो अभी ग्रीष्मकालीन गन्ना बोया गया है, अभी छोटा ही है गन्ना, और उसमें दीमक की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि आजकल थोड़ा बारिश की का जो तारतम्य है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, कंफर्म नहीं रहता कब बारिश होगी, कितनी होगी या नहीं भी हो रही है। 2 साल से तो परेशान रहे हैं किसान, तो दीमक का प्रकोप ऐसी परिस्थिति में बहुत बढ़ जाता है। और जो नई गन्ने की फसल है उसमें एक गन्ने का कीट होता है, गन्ने का श्वेत मक्खी, सफ़ेद रंग का होता है, गन्ने पर उड़ता रहता है, किसान देख लेते हैं। और दूसरी जो गन्ने की फसल होती है जो रेटूनिंग ली जाती है, पेड़ी की क्रॉप होती है, दोनों ही इसमें बढ़वार की अवस्था में हैं। इन पे दोनों पर प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं उसमें दीमक है और गन्ने की श्वेत मक्खी है। अगोला बेधक होता है, एकदम ऊपर का जो गन्ने की पोर होती है उसमें क्षति पहुंचाता है। और तीसरा जड़ बेधक होता है। तो ये 3 बेधक कीट होते हैं, श्वेत मक्खी और दीमक। ये कुल मिला के 5 कीट बहुत प्रमुख रूप से इस समय आज की अवस्था में नुकसान करते हैं गन्ने को, जिससे भारी क्षति गन्ने में होती है। डॉक्टर साहब, ये तो आप बताएं इन कीटों के नाम, ये बताइए कि इन कीटों के रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या उपाय करें? सबसे पहले ज़रूरी है इन कीटों को पहचान लें किसान भाई। इनको पहचानने में जैसे दीमक के खेत में, जब आप खेत में जाएंगे तो दीमक में जड़ से ज़मीन से कुछ 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक कई बार मिट्टी चढ़ी हुई लगेगी, तो किसान जान जाएंगे कि इसमें दीमक लगा हुआ है। और जिन हिल्स पर दीमक लगा हुआ होता है उसमें क्या होता है कि कीट जो है वो, उसमें कीट के प्रकोप की वजह से गन्ने की पत्तियां सिकुड़ी रहती हैं और लगता है जैसे क्लोरोफिल कंटेंट उसका जो हरापन होता है वो कम हो जाता है। और जो श्वेत मक्खी होती है उसको किसान भाई अगर उसमें खेत में देखेंगे तो सफ़ेद रंग की छोटी छोटी मक्खियाँ लगभग 1 सेंटीमीटर से छोटी साइज़ की होती हैं, बहुत सारी मात्रा में उड़ती रहती हैं। और जड़ बेधक में क्या है, जड़ के पास देखेंगे तो गन्ने में लगेगा जैसे किसी ने गन्ने में छेद कर दिया या कुछ हिस्सा निकाल लिया है, उसके जड़ को खा लेते हैं। और जड़ बेधक जहाँ लगता है वहाँ प्रायः गन्ना जो है पूरे का पूरा वो जो हिल होता है जिसमें 4-5 गन्ने निकलते हैं वो पूरा हिल सूखा हुआ होता है। और अगला जो कीट होता है वो जो उसको कहते हैं तना बेधक। तना बेधक में देखेंगे जैसे एक हिल में ही जिस तने में ये कीट लगा हुआ होता है उस तने के ऊपर का हिस्सा सूख जाता है। और अगला कीट जो अगोला बेधक है,
इसका प्रकोप जब होता है तो ऊपर से जब एकदम ऊपर के जो गांठ होती है जहाँ से ये गन्ने की पोर बनी हुई होती है, वहीं ये लगता है वहाँ बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो इससे किसान भाई पहचान लेते हैं कि इसमें अगोला बेधक लगा है। एक से अधिक शाखाएं निकल रही, हाँ जी, अगोला बेधक लगा हुआ है। तो इस तरह से किसान भाई सबसे पहले पहचान लेते हैं कि कौन कौन से कीट उसमें लगे हैं। इसके बाद उनकी रोकथाम के लिए उपाय करते हैं। रोकथाम में जो प्रमुख रूप से है, अगर जो गन्ने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती थी, सिंचाई की बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंचाई अगर टाइम से होता रहता है तो फिर दीमक की समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा किसान भाई जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और जब भी बारिश होती है तो दीमक जो है क्या कहते हैं, नप्चियल फ्लाइट पर उड़ती है। दीमक की जो रानी होती है वो मैथुन करने के लिए उड़ती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है प्रकाश संवेदी कीट होता है। अगर प्रकाश प्रपंच लगा देते हैं तो तीनों बेधक के साथ साथ ये जो लगा हुआ है दीमक हमारा, इसकी रानी के मैथुन करने के लिए बहुत सारे कीट उड़ते हैं। तो सारे कीट लाइट ट्रैप में आ जाते हैं। तो एक बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है जिससे हम कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे जो रासायनिक तरीके से अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो उसमें जो है क्लोरपायरिफास एक दवा होती है, जिसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई लेकर के, इसमें एक ध्यान ये रखें कि पानी में ऐसे मिलाएं कि पूरे के पूरे खेत में फैल जाए। चूँकि गन्ने की फसल इसमें 2-3 फीट की हो चुकी है और उसमें जो है नीचे जड़ पर ये दीमक के रोकथाम के लिए दवा डालनी होती है, तो बेहतर होगा कि सिंचाई के साथ इस दवा को डाल देते हैं, जिससे पूरे खेत में फैल जाता है। तो डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लक्षण क्या है और उससे हमारे किसान भाई किस तरह से निजात पा सकते हैं, इस विषय में आपने हमारे किसानों को इतनी विस्तृत जानकारियाँ दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।